हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सीए इंटर में ऑडिट में। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, इट्स बेनिफिट। कि जो हमारा ऑडिट हम प्लान करते हैं वो करना क्यों जरूरी है और उसके बेनिफिट क्या है। तो प्लानिंग एंड ऑडिट इज ए नेसेसरी टू कैरी आउट इट इफेक्टिवली इन अ टाइमली मैनर। ठीक है, हमारा जो ऑडिट होता है उसको एक टाइमली मैनर में कंप्लीट करना जरूरी है, उसके लिए हमें प्लान चाहिए। Beside ensuring compliance with professional standard, it helps in performing audit engagement effectively। कि हमने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया, उसके अलावा भी हम जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिवली दे रहे हैं, वो हमेशा हम प्लानिंग करते तभी पता चलता है। आज आप स्टडी करते हो तो स्टडी करने के लिए बैकएंड पे एक प्लान बनाते हो एंड वेरीफाई करते हो कि प्लान के हिसाब से हो रहा है। अगर प्लान के हिसाब से हो रहा है तो आप क्या मानोगे कि अगर मैं प्लान का 90% भी अगर कवर कर पा रहा हूं तो मैं इफेक्टिवली स्टडी अपनी कर पा रहा हूं। ठीक है, वैसे ही ऑडिटर भी अपना प्लान बनाता है जिससे वो डिटरमाइन कर पाए कि जो भी वो एंगेजमेंट कर रहा है वो इफेक्टिवली कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट, बेनिफिट्स ऑफ अ प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग बेनिफिट दैट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्वर वे इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। मतलब कि नीचे कुछ 6 एग्जांपल दिए हैं, कौन कौन से बेनिफिट देख लेते हैं। पहला है helping the auditor to devote appropriate attention to the important area of the audit। appropriate attention to the important area of audit। okay, आप जब अपना स्टडी का प्लान बनाते हो तो जब आपका वीक स्पॉट होता है वहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करते हो। वैसे ही जब एक ऑडिटर अपना प्लान बनाएगा तो जो इंपॉर्टेंट एरिया होगी वहां पे अपना सबसे ज्यादा टाइम देगा। तो हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ऑडिट, हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन अ टाइमली बेसिस। आज से आपकी 15 दिन एग्जाम बाकी है, 15 दिन पेंडिंग है, तो आपको पता है कि 15 दिन में मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। ये चीज मुझे नहीं आती, इस चीज पे मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, 15 दिन पहले मुझे वो कॉन्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये 15 दिन पहले आप कब कर पाते हो? जब आपके पास एक प्लान बनाया हो, तो आप अपना कौन सा वीक स्पॉट है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो और उसको समझ के रिसॉल्व कर पाते हो, या फिर उसको अंडरस्टैंड करके उस कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स कर लेते हो। वैसे ही एक ऑडिटर जब प्लान बनाता है तो उससे एक उसको बेनिफिट क्या मिलता है? आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन अ टाइमली बेसिस। अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम है वो टाइमली बेसिस पे रिसॉल्व होगी और आइडेंटिफाई भी होगी। ठीक है, हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट, properly organize and manage the audit engagement so he perform effective and efficient manner। okay, एक ऑडिट 150 करोड़ या 200 करोड़ की फर्म का जब ऑडिट होता है तब वहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेज लगे होते हैं। तो एक ऑडिटर का काम क्या है? उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, और क्या देखना कि वो सारे रिसोर्सेज इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वर्क कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in a effective and efficient manner। okay, 6 में से पहले 3 देखे। पहला कौन सा देखा? appropriate attention to the important area of the audit। second हमने देखा identify and resolve potential problem on a timely basis। थर्ड हमने क्या देखा? properly organize and manage the audit engagement so it performed effective and efficient manner। उसके अलावा अब ये जो रिसोर्सेज है सारे के सारे, वो रिसोर्सेज यूज कौन करता है? एंगेजमेंट टीम मेंबर। तो एंगेजमेंट टीम मेंबर जो हमारे रिसोर्सेज है उनका सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी टू रिस्पॉन्स एंटिसिपेटेड रिस्क एंड द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ द वर्क देम। तो जो भी हम एंगेजमेंट या जो भी हम रिसोर्सेज है, जो भी हमारे एंगेजमेंट टीम के रिसोर्सेज है, एंगेजमेंट टीम मेंबर है, उनका इस ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी होल्ड कर रहे हो। जैसे कि मुझे परचेस डिपार्टमेंट में वाउचिंग करवाना है तो वहां फर्स्ट ईयर का भी आर्टिकल लगेगा, बट मुझे बैलेंस शीट में मेजर चीजें चेक करवानी है, जैसे कि मुझे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवाना है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फर्स्ट ईयर के आर्टिकल तो चाहिए ही चाहिए, बट
उसके साथ एक प्रॉपर पर्सन चाहिए जो उस वैल्यूएशन को समझ पाए, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर विथ एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी। देन बाकी के दो रिव्यू के लिए है। समझो, आप अपना है ना रिव्यू करते हो, आप अपना स्टडी का प्लान बनाया, स्टडी का प्लान बनाने के बाद आप क्या कर पाते हो, एक इफेक्टिव रिव्यू कर पाते हो। तो आप अपनी जो भी स्टडी के लिए आपने जो भी प्लान बनाया होगा उसका क्या काम करते हो, पहले डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम। आप अपने प्लान को डायरेक्ट कर पाते हो, सुपरविजन कर पाते हो। तो एज अ ऑडिटर में क्या करूंगा, एंगेजमेंट टीम को यहाँ पे मैं डायरेक्ट और सुपरविजन करूंगा एंड रिव्यू देयर वर्क, और एट द लास्ट मैंने कितना कंप्लीट किया उसका मैं रिव्यू कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर का काम क्या है, जो भी एंगेजमेंट टीम मेंबर है उसको डायरेक्शन देना, भाई इस हिसाब से काम करना, और उसका सुपरविजन करना कि वो जो कर रहा है वो बरोबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद में भी उसने जो भी काम प्रिपेयर किया है उसका एक और बार रिव्यू करना। तो डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ दिस वर्क। एंड लास्ट में कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स सच एज ए एक्सपर्ट। ओके, ये वाला पॉइंट क्या बोलता है कि जो सीए होता है वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है। अब वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होगा। अगर मुझे किसी मशीनरी का वैल्यूएशन निकालना है या फिर मुझे किसी सिविल स्ट्रक्चर का या बिल्डिंग का वैल्यूएशन निकालना है, तो इसके वैल्यूवर आते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स आते हैं इनके, जो हमें है ना उनका वैल्यूएशन निकाल के देते हैं, भाई ये है ना इतना वर्क डन हुआ है, इतना वर्क डन नहीं हुआ है। तो हमारा एक और काम क्या है, हमें इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके वर्क करना पड़ता है। तो हमारे प्लानिंग में ये भी चीज इंक्लूड होना चाहिए कि भाई हमें इस बंदे से बात करनी, इसके साथ हमें कोऑर्डिनेशन करना है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर सच एज एक्सपर्ट, ठीक है। 6 पॉइंट फटाफट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्लानिंग? तो 6 पॉइंट, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ऑडिट। Second, identify and resolve potential problem on a timely basis. Third, properly organize and manage the audit engagement so it's perform effective and efficient manner. Fourth point, selection of an engagement team member with appropriate level of capability and competency. Fifth point, direction and supervision of an engagement team member and review their work. Number 6, coordination of work done by others such as an expert. Therefore, प्लानिंग एंड ऑडिट एंश्योर दैट द ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये सब हम जब काम करेंगे तो हमारा जो प्लानिंग लेवल से हमारा जो ऑडिट रिस्क होता है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल ऊपर चला जाएगा। व्हेन ऑडिट वर्क इज एडिक्वेटली एंड प्रॉपर्ली प्लान, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय द ऑडिटर। जब भी आपका ऑडिट वर्क प्लान प्रॉपर्ली प्लान्ड होगा, एडिक्वेटली होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ओपिनियन है वो इनअप्रोप्रिएट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय द ऑडिटर। डन। तो ये पहला खत्म हुआ। ये बेनिफिट से शॉर्ट में लिखे, एक बार फिर से पढ़ लेना। नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। तो जो ऑडिट है एक कंटिन्यू और इटरेटिव प्रोसेस है। मतलब कि समझो, आज मैंने जो प्लान किया है वो क्या 1 ईयर के लिए करूंगा? नहीं। 1 ईयर के बाद सेकेंड ईयर भी मुझे ही ऑडिट करना है। तो सेकेंड ईयर का प्लान और फर्स्ट ईयर का प्लान क्या डिफरेंट होगा? यस, दोनों डिफरेंट होगा, दोनों सिमिलर नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में कुछ हमने एनकाउंटर की होगी तो वो प्लान में हमारा इंक्लूड होगा। सेकेंड ईयर में कुछ नई चीजें आएंगी, उनको एनकाउंटर करने के लिए उसको प्लान में मर्ज करनी पड़ेगी। थर्ड ईयर जब आएगा तब हमारा प्लान स्लाइटली चेंज होगा, फोर्थ ईयर में चेंज होगा और ऐसे फिफ्थ ईयर में चेंज होगा। तो प्लान जो है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस है। तो प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ द ऑडिट। प्लानिंग कोई डिस्क्रीट फेज ऑफ द ऑडिट नहीं, बट रादर अ कंटिन्यू और इटरेटिव प्रोसेस। बट ये एक कंटिन्यू और बार बार होने वाली, मतलब कि इटरेटिव प्रोसेस है। often begins shortly after the completion of the previous audit and continue until the completion of the current audit engagement। क्या बोल रहा है कि प्लानिंग कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है ऑडिट का, ठीक है, बट रादर अ कंटिन्यू एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये स्टार्ट कब होती है? स्टार्ट होती है कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑडिट। मेरा फर्स्ट ईयर का ऑडिट जब कंप्लीट हुआ, वहां से मेरे सेकेंड ईयर का, यहां जब कंप्लीट होता है यहां से मेरा सेकेंड ईयर का प्लान स्टार्ट होता है। और ये प्लान कब तक रहता है? ये प्लान रहता है जब तक सेकेंड ईयर का ऑडिट कंप्लीट ना हो जाए। तो
begun shortly after the completion of the previous audit, begun shortly after the completion of the previous audit and continue until the completion of the current audit engagement. जब तक current audit engagement complete नहीं हो जाता है तब तक प्लान चलता रहता है। यहां से लेके यहां ये आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये पूरा भी क्वेश्चन बन सकता है और इतना भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको बाकी का चीज एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। इतना जो पढ़ा है ना ये क्वेश्चन ही था अभी तक, ठीक है। प्लानिंग however include a consideration of a timing of a certain activities and audit procedure that need to be complete prior to performance of a further audit procedure। प्लानिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जब हम ऑडिट करने जाए ना उससे पहले वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रोमम मिसस्टेटमेंट सच मैटर एज, ठीक है। ये एग्जाम्पल को जाने दो, सच मैटर एज 5 मैटर है, सीधा क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स के लिए। मतलब कि इतना आपको याद करना है, पहला तो जो आपका क्वेश्चन बनेगा इतना याद करने के बाद लिखो सच मैटर एज एंड ये 5 पॉइंट इजी इजी है। सबसे पहला कौन कौन से पॉइंट हमें प्लानिंग के समय पे ध्यान रखने चाहिए, तो सच मैटर में पहला एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज अ रेप। सबसे पहला जो भी हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर है वो रैप की तरह अप्लाई होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट करने से पहले, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की तरफ बढ़ने से पहले हमें उससे पहले कौन कौन सी चीजें प्रायरली कंप्लीट करनी देनी चाहिए, तो ये 5 चीजें। ये भी पूछेगा, क्वेश्चन यही लिखना है आंसर आपका। ये पूछता है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पर जाने से पहले उससे पहले हमें कौन सी चीजें प्रायरली चेक कर लेनी चाहिए, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर प्रायरली हमें अप्लाई करनी लेनी चाहिए, तो अभी यही 5 पॉइंट आएंगे। ये 5 पॉइंट प्रायरली हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जाने से पहले प्रायरली हमें चेक कर लेने चाहिए या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर लेनी चाहिए। पहला है जो भी हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर है उसको अप्लाई करो एज अ रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बाद में अब मैं किसी का ऑडिट करने जाऊं उससे पहले मुझे क्या होना चाहिए, उससे पहले मुझे ऑब्टेन कर लेना चाहिए क्या, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क, ठीक है। मैं कहीं पे ऑडिट करने जाऊं उससे पहले मैं अगर इलेक्ट्रिक कंपनी का ऑडिट करने जाऊं तो इलेक्ट्रिक कंपनी के लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या बोलते हैं मुझे वो जान लेना चाहिए। बाद में क्या वो फ्रेमवर्क एंटिटी अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देख लेना चाहिए। तो ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड हाउ द एंटिटी कंप्लाई विद दैट फ्रेमवर्क। उसके अलावा बाकी के 3 छोटे छोटे पॉइंट है। एक है मटीरियलिटी डिटरमाइन कर लो भाई, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से जाने से पहले मटीरियलिटी डिटरमाइन कर लो। मटीरियलिटी डिटरमाइन कर ली, उसके अलावा आपको लगता है कि एक्सपर्ट की नीड है कि नहीं है भाई, वैल्यूएशन के लिए कोई वैल्यूएशन चीज जैसी चीजों के लिए एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा वो देख लो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। एंड लास्ट में परफॉर्म करो अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो कौन कौन सी 5 पॉइंट है जो हमारे इस पॉइंट में आएगा, नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ये एज अ क्वेश्चन आएगा कि भाई रहता है उस टाइम पे कौन कौन सी मैटर इंक्लूड होती है, उसके अलावा कि भाई मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे जाना है उससे पहले, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से जाने से पहले मुझे कौन सी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करनी नहीं चाहिए, उसमें कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होते हैं, तो टोटल 5 मैटर। एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज अ रेप। Second, obtain a general understanding of a legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is comply with that framework. Determination of the materiality, involvement करो expert का and performance करो of a other risk assessment procedure का। Then सीधा सेकंड नंबर का पॉइंट, प्लानिंग प्रोसेस एलिमेंट ऑफ अ प्लानिंग, ठीक है। यहां से कहीं से भी 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन निकल सकता है, कहां कहां से निकलेगा मैं बताऊंगा कि जो हमारा प्लानिंग का प्रोसेस है उसके कौन कौन से एलिमेंट है। तो प्लानिंग प्रोसेस के 2 एलिमेंट है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड प्लानिंग एक्टिविटी। कौन कौन से 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, फर्स्ट प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, सेकंड प्लानिंग एक्टिविटी। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर टोटल 3 पॉइंट है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर टोटल 1, 2 और 3 पॉइंट है। उसके बाद प्लानिंग एक्टिविटी के भी फर्दर 2 पार्ट पड़ते हैं, एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग एन
ऑडिट प्लान, बाद में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के टोटल उसके अंदर 5 पॉइंट आ जाएंगे आपके, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ऑडिट प्लान आएगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, और डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान होगा तो हमारा पहला पहला पोर्शन ऑलमोस्ट चैप्टर का खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां हमारा पहला पोर्शन खत्म होता है पेज नंबर 2.17 के ऊपर, ठीक है। तो एक स्पीड प्रोसेस में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर टोटल 3 है। पहले तो पढ़ो, ऑडिटर कंसीडर वेदर द रिलेशनशिप विद क्लाइंट शुड बी कंटिन्यू एंड वेदर एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस कंटिन्यू टू बी कंप्लाइंट विथ। देखो, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में हमारा काम क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में हमें क्या सोचना पड़ेगा कि जो मेरे पास क्लाइंट आया है उसके साथ मुझे क्या वर्क कंटिन्यू करना है या उसका वर्क एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि क्या अगर मैंने उसका वर्क एक्सेप्ट किया या कंटिन्यू किया तो क्या मैं इथिकल या इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, मुझे वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए उन लोगों ने टोटल 3 चीजें बताई। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। प्राइमरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में पहला उन्होंने बताया कि भाई हमें किसी क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है या एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, उसकी प्रोसीजर पहले बताए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप क्या कंप्लायंस कर पा रहे हो इथिकल रिक्वायरमेंट के साथ, वो देख लो, कंप्लायंस विद इथिकल रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट में उन लोगों ने बोला भाई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी ये अंडरस्टैंड कर लेना साथ साथ में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में 3 बातें होती है, क्या हमें क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सेकंड, क्या हम इथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस कर पाएंगे। एंड नंबर 3, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एक बार फिर से आप अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर रिगार्डिंग अ कंटिन्यूअस ऑफ अ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। उसके अंदर ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ अ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। It should be ensured that appropriate procedure regarding the acceptance and continuance of the client relationship and audit engagement have been followed. Appropriate policy have been followed and conclusion reached in this regard are appropriate. 3 चीजें यहाँ पे पूरे में से, पहला, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं नया क्लाइंट या अपने करंट क्लाइंट को कंटिन्यू करता हूं तो उसके लिए पहले तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड एंड जिस भी कंक्लूजन पे पूछे वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। The firm should obtain information considered necessary in the circumstance before accepting the engagement with the new client when deciding whether to continue or existing engagement and when considering accept। फर्म को क्या ऑब्टेन करनी चाहिए? इंफॉर्मेशन कंसीडर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांस। ओके, इतनी ही लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन करनी चाहिए इंफॉर्मेशन कंसीडर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांस बिफोर द एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट। नए क्लाइंट के साथ नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने, नए क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले या तो फिर एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट के साथ नया एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ नया एंगेजमेंट इश्यू करने से पहले देखो हमें ऑब्टेन करनी चाहिए इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन करनी चाहिए इंफॉर्मेशन कंसीडर्ड नेसेसरी इन द सर्कमस्टांस बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट। नए क्लाइंट के साथ नए क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। डिसाइडिंग वेदर द कंटिन्यू एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, कोई भी एंगेजमेंट एग्जिस्टिंग चल रहा है वो भी कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। एंड व्हेन कंसीडरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू एंगेजमेंट विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ भी नया एंगेजमेंट अगर आप करते हो तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें ऑब्टेन कर लेनी चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन कौन सी है? तो मैटर सच एज इंटीग्रिटी ऑफ अ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल ओनर और की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देख लो। ओके, कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। जो हमारे पास एंगेजमेंट टीम है वो क्या, ये जो हमारा ऑडिट एंगेजमेंट हम नया ले रहे हैं उसको क्या वो कंपिटेंट है कि वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो हमारी सामने वाले की इंटीग्रिटी देख लो, हमारी कंपिटेंसी देख लो। एंड थर्ड चीज देखो, इम्प्लीकेशन ऑफ मैटर दैट हैव अराइज ड्यूरिंग द करंट एंड प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। कोई इम्प्लीकेशन आया है
of the matter that arise during a current and previous audit engagement may need to be considered। कि आपने पहले उसके साथ क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट किया है जिसकी वजह से कोई इम्प्लीकेशन आया है तो उसको भी आप ध्यान में रख लो। तो तीन चीजें, सामने वाले की इंटीग्रिटी चेक कर लो, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट, अपनी कंपिटेंसी चेक कर लो, तो कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, एंड थर्ड implication of matter that have arise during a current and previous audit engagement may need to be considered। कोई ऐसी implication है जिसको कंसिडर करना चाहिए। Decide in case initial engagement communicate with the pre-decider auditor। इन सबके अलावा भी अगर इनिशियल एंगेजमेंट है तो कम्युनिकेट कर लो विद प्री-डिसीजर ऑडिटर शुड बी मेड एंड दैट हैज बीन चेंज ऑफ द ऑडिटर। कि भाई जो हमारा पुराना प्रीवियस ऑडिटर था उसके साथ कम्युनिकेट कर लो और रीजन जानो कि हमने ऑडिटर उन लोगों ने क्यों चेंज किया, चेंज ऑफ द ऑडिटर। तो ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये इतना और इतना तो है ही, मतलब कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन यहां से पूछा गया तो 3 मार्क्स तो यहीं से ही मिलेंगे, 2 मार्क्स ये लिखने के होंगे। 2 मार्क्स में पहला मार्क्स किसका होगा कि भाई अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो हुआ है, किसके रिगार्डिंग, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, एंड जिस भी कंक्लूजन पे पहुंचे वो क्या अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ऑब्टेन कर लो इंफॉर्मेशन बिफोर द कंटिन्यू द एंगेजमेंट, ठीक है, और एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। कौन कौन सी 3 चीजें हमें देखनी है, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट, कंपिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, एंड थर्ड इम्प्लीकेशन ऑफ मैटर दैट हैव बीन अराइज ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में नीड टू बी कंसिडर। एंड अगर इन केस ऑफ द इनिशियल एंगेजमेंट है तो बातचीत कर लो, प्लीज कम्युनिकेट विद प्री डिसीजर ऑडिटर एंड चेंज ऑफ द ऑडिटर, रीजन फॉर द चेंज ऑफ द ऑडिटर। डन। तो ये हमारा ए खत्म हुआ, अब हम चलते हैं बी की तरफ। ठीक है, बी में ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एवल्यूएटिंग अ कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, हमने भाई हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट, उसकी बात कर ली। अब क्या हम एथिकली रिक्वायरमेंट हो पाएंगे, तो इवल्यूट करो कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हर जगह का। तो ऑडिटर शैल कंटिन्यू इवल्यूट कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, ऑडिटर को कंटिन्यूअसली इवल्यूट करना चाहिए, कंटिन्यूअसली इवल्यूट करना चाहिए कि हम क्या कंप्लायंस कर पा रहे एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस का यहाँ पे मीनिंग दिया है, इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ अ person is not subordinate to wishes or direction of another person who might engage him। चैप्टर 1 में देख लें, यहां से फिर से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और अ डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। भाई जिसने एंगेज मुझे किया है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे काम नहीं करना है। ठीक है, थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर सेल रिमेन अलर्ट। देखो एंगेजमेंट पार्टनर को रिमेन रहना चाहिए अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर शेल रिमेन अलर्ट। अब वो अलर्ट कैसे रहेगा, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग एन इंक्वायरी एज नेसेसरी, उसको ऑब्जर्वेशन करना है और इंक्वायरी करनी है फॉर द एविडेंस ऑफ अ नॉन कंप्लायंस विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट बाय अ मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर। अब कैसे यहाँ पे किसका ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी करेगा, ऐसे एविडेंस जो नॉन कंप्लायंस कर रहे किसका, एथिकल रिक्वायरमेंट का, बाय अ मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम। ठीक है, इफ मैटर कम टू एंगेजमेंट पार्टनर अटेंशन दैट इंडिकेट दैट द मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम हैव नॉट कंप्लाइंट, engagement team have not complied with the relevant ethical requirement, the engagement partner in constitute with the other in the firm shall determine the appropriate action। ठीक है, अगर एंगेजमेंट पार्टनर के अटेंशन में आता है कि भाई एंगेजमेंट टीम मेंबर जो है या एंगेजमेंट टीम मेंबर्स या मेंबर का कोई भी एक व्यक्ति हमारी इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, ऐसी सिचुएशन में एंगेजमेंट पार्टनर कॉन्स्टिट्यूट करेगा अदर इन द फर्म और अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा ऑडिटर को कंटिन्यूअसली इवल्यूएट करना चाहिए कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। बाद में हमने समझा इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है। देन थर्ड क्या समझा, एंगेजमेंट पार्टनर को शैल रिमेन अलर्ट थ्रू आउट, एंगेजमेंट पार्टनर को अलर्ट रहना चाहिए थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट थ्रू द ऑब्जर्वेशन मेकिंग अ इंक्वायरी एज नेसेसरी। अगर कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे नॉन कंप्लायंस होता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई एविडेंस मिलता है जिससे मिलता है कि भाई जो हमारा एंगेजमेंट टीम मेंबर है ना वो कंप्लाई नहीं कर रहा है एथिकल रिक्वायरमेंट को, तो एंगेजमेंट पार्टनर जो भी फर्म में दूसरे पर्सन होंगे उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा और उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर स्टैंड फ्रॉम कंक्लूजन ऑन द कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंट रिक्वायर अप्लाई ऑडिट इन डूइंग सो।
ओके। अब क्या बता रहे हैं, एक प्रोसेस बता रहे हैं कि भाई जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर होगा ना, वो कैसे कंक्लूड करेगा कि भाई कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन द कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू अ ऑडिट एंगेजमेंट। इन डूइंग सो एंगेजमेंट पार्टनर शैल, एंगेजमेंट पार्टनर ये तीन चीजें करेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई हम कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबसे पहले क्या ऑब्टेन करेगा, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म to identify and evaluate a circumstance and relationship that create a threat to the independence। सबसे पहले क्या करो, खुद का और सारे एंगेजमेंट टीम मेंबर का नाम ले लो, ठीक है। अब क्या करो, एक एक के ऊपर एक एक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, खुद की और सभी की एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इस इंफॉर्मेशन को इवल्यूट करो कि भाई जिस क्लाइंट के वहां पे जा रहे कि भाई एंगेजमेंट टीम का कोई मेंबर उसका कोई रिलेशनशिप में तो नहीं आ रहा है, या फिर किसी ने शेयर होल्ड करके तो नहीं रखे जिससे इंडिपेंडेंस क्रिएट हो सके। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लो फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवल्यूट द circumstance and relationship that create the threat of the independence। evaluate the information on identify breaches। इवल्यूट करो, अगर कोई ऐसी चीजें मिलती है जो ब्रीच हो चुकी है तो उसको इवल्यूट करो। इफ एनी ऑफ द फॉर्म इंडिपेंडेंस पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर, ठीक है, ऐसी चीजों को इवल्यूट करो जिससे पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रीच हो चुका है। एंड टेक appropriate action to the eliminate such threat or reduce them to an acceptably level by an applying a safeguard। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, एक appropriate action लेना चाहिए, ऐसे थ्रेट को या तो रिमूव कर डालो, 100% रिमूव कर डालो। अगर 100% रिमूव नहीं कर पा रहे तो उसको रिड्यूस देम एन एक्सेप्टेबली लो लेवल बाय अप्लाइंग अ सेफगार्ड। और अगर दोनों में से कुछ नहीं हो पा रहा है तो विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, भाई ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ कर दो। और ये विड्रॉल कैसा होना चाहिए, परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलते हैं नहीं आप इसका ऑडिट करो तो बाद में बात ही नहीं होती है, वहां पे आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा नहीं। विड्रॉ परमिटेड कंपलसरी लॉ एंड रेगुलेशन के द्वारा होता है तो ही आप करो। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल प्रमोटली रिपोर्ट टू द फर्म एनी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व अ मैटर ऑफ द एप्रोप्रिएट एक्शन। और अगर लॉ आपको मना कर रहा है तो एंगेजमेंट पार्टनर को है ना टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि भाई ये हमारे थ्रेट है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अपना ऐसे 210 पूरा डिटेल में आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बाद में इंडिपेंडेंस का मीनिंग जाना, बाद में हमने जाना कि एंगेजमेंट पार्टनर को अलर्ट रहना चाहिए थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट थ्रू द ऑब्जर्वेशन मेकिंग अ इंक्वायरी एज नेसेसरी फॉर एविडेंस ऑफ अ नॉन कंप्लायंस विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट बाय मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर। अगर कोई एंगेजमेंट टीम मेंबर मिलता है जो है ना एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है तो एंगेजमेंट पार्टनर फर्म के दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करके क्या करेगा, उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। एंगेजमेंट पार्टनर और क्या कर सकता है, तो एंगेजमेंट पार्टनर टोटल 3 चीजें देखेगा। 3 चीजें क्या देखेगा, सबसे पहले ऑब्टेन करेगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म, उसको आइडेंटिफाई करेगा, इवेल्युएट करेगा सर्कमस्टांसेस और देखेगा कि भाई कोई ऐसा रिलेशनशिप तो नहीं है ना जो थ्रेट पैदा कर रहा है इंडिपेंडेंस के ऊपर। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद करेगा इवेल्युएट द इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफाई ब्रीच। कोई भी ऐसा चीज तो नहीं हो चुका है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली जिससे पता चल रहा है कि भाई ब्रीच हो चुके हैं। ठीक है, अगर ब्रीच हो चुके हैं तो क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा उस थ्रेट को रिमूव करने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करेगा एक्सेप्टेबली लो लेवल। अगर 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 ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो क्या करेगा, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। और विड्रॉ कब कर सकता है, जब परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन है। ऑडिट एंगेजमेंट अपना जो भी अगर इनेबिलिटी कोई भी चीज अगर रिजॉल्व नहीं हो पा रही उससे कोई भी इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग तो वो है ना टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट को है ना प्रॉम्प्टली एंगेजमेंट पार्टनर शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द फर्म, सॉरी यहाँ पे फर्म को बोले बताएगा, यहाँ रिपोर्ट टू द फर्म है। ठीक है, कि वो फर्म को बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है और ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है मुझसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लानिंग एक्टिविटीज की। तो प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर हमें सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी देखनी है और उसके बाद हमें ऑडिट प्लान देखने हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर टोटल 5 चीजें आती है। सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन क्या है, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन है सेट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। स्ट्रेटेजी में बना रहा हूं मतलब कि मुझे स्कोप टाइमिंग और डायरेक्शन पता होना चाहिए ऑडिट की। आज मैं अपनी स्टडी की स्ट्रेटेजी प्लान तो बन गया पर प्लान के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई इस तारीख को मुझे ये ऑडिट मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है। स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन 2 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। किस हिसाब से करना है, भाई मैं पहले 1 2 6 7 11 चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करूंगा, फिर 3 5 9 10 के ऊपर ध्यान दूंगा। तो स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइडेंस द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल ऑडिट प्लान, और ये गाइड करता है मोर डिटेल ऑडिट प्लान।
अभी मेरा 2 दिन का प्लान है कि भाई मैं 1, 2, 6, 11 चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दूंगा, दूसरे दिन चैप्टर नंबर 8 और 4 कर दूंगा, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे नंबर 5, 9 और 10 कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने 3 दिन का प्लान बना लिया। बट ऑडिट स्ट्रेटेजी आएगा ना, चैप्टर 1 में से मुझे क्या करना है, चैप्टर 1 मुझे कितने घंटे में कंप्लीट करना है, चैप्टर 2 में से मुझे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से मेरे वीक स्पॉट्स है, चैप्टर 6 के अंदर क्या क्या मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है, चैप्टर 11 में मुझे क्या प्रॉब्लमेटिक लगता है, चैप्टर 7 में, इसके अलावा हर कोई को कितने घंटे में, इसको 2 आवर में कंप्लीट करना है, इसको 2 आवर में कंप्लीट करना है, इसको 1 आवर में कंप्लीट करना है, इसको 3 घंटे लगेंगे, इसको 4 घंटे लगेंगे। ऐसे एक डिटेल ऑडिट प्लान बनता है ऑडिट स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइडेंस द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल ऑडिट प्लान। ठीक है, अब सीधा सीधा ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर कौन कौन सी मैटर्स आती है, तो टोटल 5 मैटर्स आती है, सॉरी टोटल 4 मैटर्स आती है। कौन कौन सी 4 मैटर्स आती है, तो सबसे पहली मैटर है, ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर टोटल 4 मैटर आती है। पहली मैटर है रिसोर्स टू डिप्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एरिया। जो हमारे रिसोर्स है वो हमें कब डिप्लॉय करने चाहिए एक स्पेसिफिक ऑडिट एरिया के अंदर। आज मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ परचेस का, लेकिन सेल्स के रिसोर्सेस में क्या आज डिप्लॉय कर सकता हूँ? नहीं, आज मुझे परचेस के ही डिप्लॉय करने चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ परचेस चेक करने जा रहा हूँ। तो रिसोर्स टू डिप्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज यूज टू अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टीम मेंबर। भाई एक्सपीरियंस टीम मेंबर इनके साथ जाएगा फॉर अ हाई एरिया रिस्क। ठीक है, अगर एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो मैं कॉम्प्लेक्स मैटर के लिए एक्सपर्ट्स को भेजूंगा। तो रिसोर्स टू डिप्लॉय, मुझे कब कौन से स्पेसिफिक ऑडिट एरिया पे कौन से रिसोर्स डिप्लॉय करने। अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू अलोकेट टू द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया। अब कितना रिसोर्स जाना चाहिए, मतलब कि एक परचेस है, 200 करोड़ का परचेस है, 3 जन चेक कर सकते हैं, क्या मैं 5 जन पे भेज दूं तो गलत होगा? यस। तो सच एज द नंबर ऑफ द टीम मेंबर असाइन टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट द मटेरियल लोकेशन। भाई इन्वेंट्री काउंट करने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए। एक्सटेंड ऑफ द रिव्यू ऑफ अदर ऑडिट्स वर्क, अदर ऑडिट वर्क है या ग्रुप ऑडिट है, उसमें कितना एक्सटेंड और रिव्यू मुझे करना चाहिए, कितने ऑडिट बजट इन आर वहां पे अलोकेट करने चाहिए, मतलब कि मोटा मोटी मुझे कितने अमाउंट में मेरे रिसोर्स डालने चाहिए। पहला, रिसोर्स टू द डिप्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, एक स्पेसिफिक ऑडिट एरिया पे कितने रिसोर्स मुझे डिप्लॉय करने चाहिए, कौन से अमाउंट में मुझे रिसोर्स डिप्लॉय करने चाहिए। When these resources are to be deployed, ये रिसोर्स मुझे कब डिप्लॉयड करने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे कौन से, कितने, कब। ओके, पहला क्या है, रिसोर्स टू डिप्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, कौन से मुझे रिसोर्सेज डालने चाहिए। सेकंड बोला है अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू अलोकेट टू द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, कितने अमाउंट में मुझे डालने चाहिए। थर्ड क्या बोला है, कब मुझे ये डालने चाहिए, व्हेन दिस रिसोर्स आर टू बी डिप्लॉयड। एंड लास्ट में, हाउ सच रिसोर्स आर मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। भाई ये जो भी रिसोर्स में डिप्लॉय कर रहा हूं उसको मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा, डायरेक्ट करूंगा और सुपरवाइज करूंगा। सच ऐसा टीम ब्रीफिंग, डिब्रीफिंग मीटिंग होती है, बाद में एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर के रिव्यू मीटिंग्स होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स होती है, तो वो सारी चीजें। तो कौन कौन से मैटर ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो ये 4 मैटर ऑडिट इंक्लूड होते हैं। Process of establishing the overall audit strategy assists the auditor to determine, subject to the completion of the audit risk assessment procedure, such matter as, ये 4 मैटर, resource to deploy for a specific audit area, amount of resource to allocate to the specific audit area, resource are to be deployed, and fourth, resource are managed, direct and supervised। ठीक है, अब फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर्स टू बी टेकन इन कंसीडर बाय ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते समय कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, तो टोटल 5 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर याद करो, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट टू डिफाइन इट्स स्कोप। ठीक है, देखना ये जो डेफिनेशन थी ना, वहीं से ही 3 आएंगे, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई करो कैरेक्टर ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। भाई स्कोप तुम कैसे डिफाइन करते हो, एक फैक्टर है। दूसरा, ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of communication। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, भाई किस टाइम पे तुम्हें रिपोर्ट चाहिए और कम्युनिकेशन हम किससे करेंगे वो बता दो। तो ascertain the reporting objective of engagement plan to be plan the timing of the audit and nature of the communication required। उसके बाद consider that factor in the auditor's professional judgment are significant directing द एंगेजमेंट एफर्ट्स। ओके, पहले 3 आ गए, स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन आ गया। थर्ड कौन सा था, भाई जो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है, आर सिग्निफिकेंट डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स।
उसके अलावा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, कौन कौन से प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, एंड उसके अलावा लास्ट में है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, पहला स्कोप, दूसरा था टाइमिंग, थर्ड था डायरेक्शन, फोर्थ था हमारा, फोर्थ कौन सा था भाई, कौन सा था फोर्थ, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, एंड फिफ्थ हमारा था नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ठीक है, ये 5 यहाँ पे नाम दिए हैं, इसको एज इट इज याद कर लेना। डायरेक्ट भी है ना, ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कभी पूछा नहीं है। आईसीआई की इच्छा कि भाई डायरेक्ट तुम 5 फैक्टर मुझे बता दो कौन कौन से। तो पहला है आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, सेकेंड है ascertain the reporting objective of the engagement, consideration of a significant factor that directing the engagement team's effort, fourth considering the result of a preliminary engagement activity, fifth ascertain the nature, timing and extent of the resource required for the engagement। ठीक है, तो पहला है आइडेंटिफाई करो कैरेक्टर ऑफ द एंगेजमेंट। सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करो कैरेक्टर ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंड स्कोप। उसके अंदर अब it is important for an auditor to identify scope of the engagement. Only well identified scope can lead the establishment of a sound audit strategy। आपको जब आपका स्कोप पता होगा तभी तो आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेटेजी बना पाओगे। आपको आपका स्कोप ही नहीं पता है, आपको काम ही कहां कहां करना है, तो अब क्या आप कुछ बना पाओगे? स्कोप ही नहीं है आपके पास, तो क्या आप कोई स्ट्रेटेजी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो स्कोप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, तो स्कोप के यहाँ पे टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई। स्कोप में सबसे पहले यार ढूंढो आप कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे एंटिटी काम कर रहा है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द एंटिटी, भाई एंटिटी का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, उससे मुझे मेरा स्कोप पता चलेगा कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये वाला है, तो मुझे ये चीजें चेक करने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एफआरएफ अप्लाई होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ये 5 चीजें मुझे और चेक करनी है। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है उस एंटिटी का, पहले तो वो तुम ले लो। वो ले लिया, अब बोलो किस बिजनेस का कौन सा नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड। भाई हम किस नेचर का बिजनेस का सेगमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं, और क्या हमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए उसके लिए। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री, भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तो हमने बात कर ली, बट क्या इंडस्ट्री इसके बारे में बोल रहा है कि भाई इसके बारे में आप स्पेसिफिक रिपोर्टिंग दो, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देख लो, कोई इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और एक चीज देख लो कि भाई यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन द प्रीवियस ऑडिट, कि भाई कोई प्रीवियस ऑडिट में आपने कोई एविडेंस ऑब्टेन किए थे, वो क्या करंट ऑडिट में यूज हो सकते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कोप, तो देयर आर टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कोप। फर्स्ट, सबसे पहले एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी देख लो। देन सेकंड, नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड, नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देख लो। एंड फोर्थ, यूज ऑफ द ऑडिट एविडेंस इन द प्रीवियस ऑडिट। ठीक है, देन हमें बात करनी है टाइमिंग के ऊपर। अब हम बात करेंगे पूरी की पूरी टाइमिंग के ऊपर कि भाई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, उसको कितने टाइम में हमें कंप्लीट करके देना है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन कब कब करना है, 2 चीजें। ascertain the reporting objective of an engagement to plan the timing of the audit का टाइमिंग क्या रहेगा, एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। तो उसके लिए नीचे कुछ इंस्टांस दिए हैं, तो टोटल 5 इंस्टांस है, पांचों के 5 एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले एंटिटी का टाइम टेबल देख लो रिपोर्टिंग, भाई एंटिटी को कब तक में अपना ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, तो एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, भाई एंटिटी का रिपोर्टिंग का टाइम टेबल क्या है वो देख लो। बाद में ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग देख लो, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग देख लो और उसमें डिस्कस क्या करो, एनटीए ऑफ ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप मीटिंग करो और डिस्कस करो अपना एनटीए ऑफ ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट। ठीक है, 2 चीजें पहली चीज टाइम टेबल की क्या थी, एंटिटी का भाई टाइम टेबल देख लो। सेकंड चीज देख लो, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे भाई एनटीए ऑफ ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट टू बी इश्यूड इंक्लूडिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, क्या भाई कौन सा टाइप का और
कब तक में आपको रिपोर्ट चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट आपको कहां तक में चाहिए, कौन सा टाइप चाहिए भाई, कौन सा टाइमिंग चाहिए भाई, रिव्यू चाहिए आपको, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल में पूरा ऑडिट चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइम एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट टू बी इश्यूड इंक्लूडिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के साथ भाई और कोई टाइप का रिपोर्ट और चाहिए आपको। एक और चीज करेंगे हम, डिस्कस विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट, कि भाई थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट में मुझे अगर किसी बंदे से कोई भी चीजें मांगनी है या पूछनी है तो मैं किसके साथ कब और कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। एंड लास्ट में एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग द एंगेजमेंट टीम मेंबर, ठीक है। लास्ट में क्या बोल रहा है भाई, टीम मेंबर के साथ भी नेचर एंड टाइमिंग आपको कम्युनिकेशन करना रहेगा। तो ऑडिटर टाइमिंग के आधार पे, टाइमिंग का एक क्वेश्चन आएगा, टाइमिंग के आधार पे टोटल 5 चीजें वो कम्युनिकेट करता है। उसमें से पहली 4 चीजें तो हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या हम डिस्कस करेंगे, एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे एनटीए ऑफ द ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट। उसके अलावा भाई मैनेजमेंट तो मुझे ये बता दो तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कौन सा टाइप का रिपोर्ट चाहिए और कब तक में चाहिए। तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्टिंग टू बी इश्यूड इंक्लूडिंग विद द ऑडिट रिपोर्ट। उसके अलावा मैनेजमेंट मुझे बता दो कि भाई मुझे थ्रू आउट द एंगेजमेंट मुझे ऑडिट का स्टेटस किसी के साथ डिस्कस करना है तो मैं किससे करूं। तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द ऑडिट on the status of the audit work throughout the engagement. And last, nature and timing of the communication among the engagement team member। भाई लास्ट में आप टीम मेंबर के साथ भी एक बार कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्शन। तो कंसीडर द फैक्टर दैट द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट, ठीक है। उसके अंदर कुछ एग्जांपल है। Auditor need to direct effort of an engagement team toward the matter in the professional judgment are significant. Preliminary identification of a material class of transaction, account balance and the disclosure. Auditor is established overall audit strategy. More energies need to be devoted to the significant matter to be obtain desired outcome, ठीक है। जैसे जैसे significant matter आती है उसको और ढंग से देखना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल दिए कि भाई एक हम एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को मुझे डायरेक्शन देना है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे विच में डिटरमाइन वेदर इट इज अ मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल। भाई बहुत ज्यादा ही ट्रांजेक्शन है तो आप ऐसा करो इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो, अगर इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट है ना तो हम रिलाई करेंगे यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल पे। तो जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विच में बी डिटरमाइन वेदर इट इज अ मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिले ऑन अ इंटरनल कंट्रोल। आपके पास करोड़ों के ट्रांजेक्शन है, करोड़ों रुपीस के ट्रांजेक्शन नहीं है, करोड़ों वाउचर्स है, 1 करोड़ के वाउचर्स है। अब 1 करोड़ के वाउचर्स तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा ईच एंड एवरी। तो मैं क्या देखूंगा भाई इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट है तो मैं अपना पूरा का पूरा रिलाई करूंगा इंटरनल कंट्रोल पे। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जब ज्यादा हो तब देखो कि जो हमारा इंटरनल कंट्रोल मोर एफिशिएंट है तो रिलाई कर दो मोर एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल पर। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट देख लो भाई, ठीक है ना। अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री आपकी डेवलप हो रही है, अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है मतलब कि आपका बिजनेस भी डेवलप हो रहा होगा। अगर बिजनेस डेवलप हो रहा होगा तो मैं क्या बोलूंगा एंगेजमेंट टीम को कि भाई तुम अपना डायरेक्शन है ना इनके डेवलपमेंट पे देखो। तो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट देखो, जिससे क्या पता चलेगा इंडस्ट्री में क्या चेंज आ रहा है रेगुलेशन में, और कोई न्यू रिपोर्टिंग तो नहीं आ रही, ठीक है ना। याद रखना मुझे यहाँ पे डायरेक्टिंग करना है एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को। एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को मैं उस तरीके से डायरेक्शन दूं कि है ना एंगेजमेंट टीम मेंबर इजीली वर्क कर पाए। तो एंगेजमेंट टीम मेंबर को क्या देखना पड़ेगा, चेंज इन द इंडस्ट्री के रेगुलेशन में कोई चेंज हो रहा है या कोई न्यू रिपोर्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही। उसके अलावा क्या फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, देखो स्कोप में हमने बात की थी एफआरएफ देख लो कौन सा है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे भाई कोई चेंज हुआ है एफआरएफ में वो देख लो। चेंज इन द एफआरएफ और चेंज इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भाई जो अगर चेंज हुआ है तो हम हमारा टाइम कहां पे ज्यादा डिवोट करेंगे, हम हमारा डायरेक्शन कहां पे ज्यादा देंगे उस चेंजेस के, कि वो चेंजिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट, कोई भी सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट आपको लगती है वो, जैसे कि लीगल एनवायरमेंट चेंज हो गया या कुछ भी चेंज हो गया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट, हम एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को डायरेक्ट कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है
तो देखो इंटरनल कंट्रोल मोर एफिशिएंट है तो रिलाई करो इंटरनल कंट्रोल पे। सेकंड, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट चेक कर लो और उसके अंदर क्या चेंज करो, चेंज इन इंडस्ट्री रेगुलेशन कुछ हो रहा है या कोई न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ रही, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मैंने, उसके बाद बोला भाई कोई एफआरएफ चेंज हो गया है या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, वहां पे एक बार नजर मार लो, और कोई भी आपको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लगता है वहां पे भी एक बार चेक कर लो। प्रीमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी आप है ना, हमने आगे वो जो 3 पॉइंट लिखे ना वही है, एक बार आप खुद से रीड कर लेना एग्जाम से के हिसाब से, नॉट सो इम्पोर्टेंट ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी एग्जाम के हिसाब से नॉट सो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये याद करना, क्योंकि है ना एग्जाम के टाइम पे अगर 5 पॉइंट में 5 चीजें लिखने को आ गई तो ये 5 चीजें आपको ऐसे के ऐसे उतारनी पड़ेगी, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट ऑन द स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे तो मुझे चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के, और यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ इन दोनों पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, तो मैं डिटेल में इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब हम आ चुके हैं ऑडिट प्लान के ऊपर। गिव मी 1 मिनट। ऑडिट प्रोग्राम चालू होगा इस बार। ऑडिट प्रोग्राम इज मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लास्ट एग्जाम में ऑडिट प्रोग्राम पूछा ही नहीं गया था, तो इस बार शायद ऑडिट प्रोग्राम में से कुछ आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑडिट प्रोग्राम में से आप है ना मान के चलना कि आएगा ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं ऑडिट प्लान से। तो ऑडिट प्लान अभी हमें आधे आधे घंटे में, हमने आधे पौने घंटे के अंदर हमें ऑडिट प्लान भी कंप्लीट करना है, एंड 30 मिनट 35 मिनट जैसा लगेगा ऑडिट प्रोग्राम को कंप्लीट करने में, ठीक है। ऑडिट प्लान सबसे पहला, वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हैज बीन एस्टैब्लिश, अगर एक बार आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश हो जाती है, ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप टू द एड्रेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाई इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपने बना ली भाई, ये चैप्टर करने हैं, ऐसे करने हैं, इस हिसाब से करने हैं। अब ऑडिट प्लान क्या करेगा, वो एक एक चीज को है ना और डिटेल में है ना एनालिसिस करेगा। तो वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हैज बीन एस्टैब्लिश, आपने ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश कर ली, ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप टू द एड्रेस वेरियस मैटर आइडेंटिफाई इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, taking into account that need to achieve the audit objective through the efficient use of the audit resources, ठीक है। डन। वंस द, एक बार ऑर्डर इतना याद कर लो बहुत है, बस बहुत है इतना। एक बार ऑडिट स्ट्रेटेजी हैज बीन एस्टैब्लिश, ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप टू एड्रेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाई इन द ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। उसके अलावा अब जब मैं ऑडिट प्लान बना रहा हूं तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लाइंट का बिजनेस, मुझे क्लाइंट का बिजनेस समझना पड़ेगा। मैं जब अंडरस्टैंड करूंगा ना क्लाइंट का बिजनेस, तो वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑडिट प्लान बनाने के लिए। ऑडिट प्लान बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, अंडरस्टैंड द क्लाइंट बिजनेस। इनफैक्ट विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अ क्लाइंट बिजनेस प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अ क्लाइंट बिजनेस प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। मुझे क्लाइंट के बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो मैं ऑडिट क्या करूंगा, कुछ नहीं। गेनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ अ क्लाइंट बिजनेस देयरफॉर वन ऑफ द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू डेवलप ऑडिट प्लान। हमें नॉलेज गेन करनी है, उसके लिए हम ऐसे 300 के हिसाब से ऑडिट प्लान बनाते हैं। अब ऐसे 300 में ऑडिट प्लान की डेफिनेशन आप बोल लो, डेफिनेशन बोल लो या जो बोलना है बोल लो, वो दी है। सबसे पहला है एनटीए ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आप सबसे पहले एनटीए चेक कर लो, रैप का आप एनटीए चेक कर लो। रैप आपने चेक कर लिया, अब आप फैब चेक कर लो अजर्शन लेवल पे एनटीए का, एनटीए ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट अजर्शन लेवल, ठीक है। एंड लास्ट में अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर चेक कर लो कि भाई आपने कोई भी एसएस के हिसाब से कोई और प्लान प्रोसीजर बनाए, वो भी देख लो। ऑडिट प्लान क्या बोलता है, ऑडिट प्लान डिस्क्रिप्शन है इन 3 चीजों का, एनटीए ऑफ रैप, NTA of FEB at assertion level and other planned audit procedure that required to be carried out to the engagement compliance with the SS, ठीक है। इतना याद करो, यहाँ पे बहुत है, बहुत है। एग्जाम्पल है, ये सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब
ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान का रिलेशनशिप बता दो या डिफरेंस बता दो। रिलेशनशिप बताना है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, वो बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी की। सेट द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट। ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटेजी एक ओवरऑल अप्रोच देती है, जबकि जो ऑडिट प्लान है ना वो एड्रेस करता है वेरियस मैटर आइडेंटिफाई इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट प्लान का काम क्या है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी आपने जो बने उसमें एक एक, जैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी आपने परचेस की बनाई, सेल की बनाई, बाद में बैंक की बनाई। अब क्या ऑडिट प्लान क्या करेगा, ऑडिट प्लान परचेस को उठाएगा और उसको है ना वेरियस और भी उसको डिटेल में बनाएगा। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी इज द ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट, एक ओवरऑल अप्रोच वहां बताता है, जबकि एक ऑडिट प्लान जो है ना एड्रेस करता है वेरियस मैटर आइडेंटिफाई इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। एक वो बहुत सारी वेरियस मैटर को भी कंसीडर करता है जो ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं थी। ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन, जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है ना वो डिटरमाइन करती है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या डिटरमाइन करती है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। जबकि जो हमारा ऑडिट प्लान है ना वो डिस्क्राइब करता है हाउ स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंट। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी हमें ये काम करना है, ऑडिट प्लान बनेगा ये काम कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है। ऑडिट प्लान इज अ मोर डिटेल देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। जो ऑडिट प्लान है ना वो मोर डिटेल होता है, बहुत ज्यादा ही डिटेल में होता है ऑडिट स्ट्रेटेजी से। क्यों डिटेल में होता है समझो। वो इंक्लूड करता है एनटीए ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर। वो एनटीए, नेचर, टाइम और एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट प्लान इंक्लूड करता है, उसकी वजह से ऑडिट स्ट्रेटेजी से बड़ा ऑडिट प्लान होता है। ठीक है, यहां तक रखो। Once the overall audit strategy has been established, audit plan can be developed to address the various matter identified in the overall audit strategy। वही बात फिर से घुमा घुमा के लिखी है। ठीक है, डन। Therefore, the establishment of the overall audit strategy and detailed audit plan are not necessary discrete or sequential process। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस। क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि जो ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान हम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता है पहले आपने स्ट्रेटेजी बना ली फिर आप ऑडिट प्लान बनाओ। ये ना तो सिक्वेंशियल प्रोसेस है कि पहला ये होगा दूसरा ये होगा, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं, बट इट इज अ क्लोजली इंटर रिलेटेड सिंस चेंजेस इन वन में रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस चेंजेस टू अदर। अगर ये बहुत ही क्लोजली इंटर रिलेटेड है, क्यों, अगर मैंने स्ट्रेटेजी में कुछ भी चेंज किया तो मुझे ऑडिट प्लान भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं प्लान चेंज करता हूं उस हिसाब से मुझे ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। एनटीए डिटेल व्यू देता है, तब मैं एनटीए में अगर कुछ भी चेंज करता हूँ नेचर, टाइम और एक्सटेंड के अंदर, तो मुझे उसके के हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज करता हूँ तो प्लान में भी चेंज करता पड़ेगा। तो जब भी पूछे कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डिटेल प्लान ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बतानी है कि ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। या तो फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान आर क्लोजली इंटर रिलेटेड सिंस चेंज इन द वन में रिजल्ट टू कॉन्सिक्वेंशियल चेंज टू द अदर। तो आप क्या बताओगे कि भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी है ना वो ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच देती है, जबकि जो ऑडिट प्लान है ना वो वेरियस मैटर के ऊपर वेरियस मैटर जो भी आइडेंटिफाई हुए ऑडिट स्ट्रेटेजी में उसको एड्रेस करता है। ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करती है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, जबकि जो हमारा ऑडिट प्लान डिस्क्राइब करता है कि स्ट्रेटेजी कैसे इंप्लीमेंट होगा। ऑडिट प्लान एक मोर डिटेल देने ऑडिट स्ट्रेटेजी से। वंस द एक बार ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश हो जाता है तो ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप टू एड्रेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाई इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी and detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process but are closely interrelated since change in one may result consequently change through other। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, ऊपर के दो पैरा समझाने पड़ेंगे। एमसीक्यू के लिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना और ऑडिट प्लान बनाना दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑडिटर की। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान रिमेन द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द ऑडिटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलप ऑडिट प्लान। हाउ एज डिस्कस अर्लियर, ऑडिट में डिस्कस एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटी मैनेजमेंट विदाउट कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। आपको ऑडिट प्लान आपको शेयर करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ, बट उसके उतना भी ओवर शेयर नहीं करना कि आपका है ना ऑडिट को कॉम्प्रोमाइज हो जाए इफेक्टिवनेस के ऊपर। ठीक है, ओके। नंबर फिफ्थ, 6th एंड 7th 10 मिनट लगेगी।
मेजरली 15 मिनट लगेगी, ठीक है। चेंज टू द प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, भाई मैं चेंज करना चाहता हूं प्लानिंग में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो ऑडिटर शेल update and change the overall audit strategy and audit plan as necessary during the course of the audit, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, आएगी केस स्टडी, ये वो फलाना ढिमकाना है, उसकी वजह से ऑडिटर को है ना, क्या ऑडिटर अपना प्लान या स्ट्रेटेजी चेंज कर सकता है? तो लिखो ऑडिटर शेल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। भाई ऑडिट के कोर्स में जब तक हमारा ऑडिट चल रहा है तब तक वो अपना प्लान अपडेट और चेंज कर सकता है। अब कौन कौन से केसों में चेंज कर सकता है उसकी बात करें। एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई ऐसा इवेंट आ गया जो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ रहा है। चेंज इन कंडीशन, कोई कंडीशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से मुझे प्लान चेंज करना पड़ रहा है या स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, तो अभी मैं अपना प्लान चेंज या अपडेट कर सकता हूं। और लास्ट में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हमने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की है और जो हमने ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, thereby the resulting a plan NTA of further audit procedure based on the revised consideration of the assessed risk। अगर ऑडिटर अगर ऑडिट एविडेंस कुछ ऐसे ऑब्टेन हुए हैं जो ऑडिट रिजल्ट ऑडिट प्रोसीजर से मैच नहीं हो रहे, तब ऑडिटर को लग सकता है कि भाई मुझे मॉडिफाई या तो मुझे ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। देयर बाय, अब जैसे ही मैं ये दोनों में से किसी एक में चेंज करूंगा, देयर बाय प्लान में क्या चेंज हो जाएगा, एनटीए ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, जो होगा किसके हिसाब से, रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ द असेस्ड रिस्क। आपको वो तो पता है ना कि आपने ऑडिट एविडेंस मिलेंगे ना उस हिसाब से आपका रोमम चेंज होता रहता है। आपने पहले ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया, उससे अपना रोमम डिटरमाइन किया, लेकिन जैसे ऑडिट एविडेंस मिलने स्टार्ट होते हैं तो आपका रोमम चेंज होता रहता है। तो आपका जो रिवाइज एनटीए होगा ना वो होगा एक रिवाइज असेस्ड रिस्क के हिसाब से। That may be case when the information come auditor attention differs slightly from the information available when audit plan। तो audit procedure यहाँ पे एक और चीज लिख दी है कि information जो भी auditor के attention में आ रहे वो different है जब information उसके पास थी जब वो audit procedure बना रहा था। For example, audit evidence through the detail checking may contradict द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू द टेस्टिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। जब मैंने डिटेल चेकिंग की और मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया तो वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों एविडेंस, ठीक है। लिखो इतना बहुत है। क्या करो भाई, ऑडिटर अपना प्लान और स्ट्रेटेजी अपडेट और चेंज कर सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। कब कब चेंज कर सकता है, 3 केस में चेंज कर सकता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गए, चेंज हो गई कोई कंडीशन में, या तो फिर कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से कोई ऑडिट एविडेंस मिला है, ये 3 केस हो गए, तब तक वो अपना ऑडिट प्लान अपडेट या तो चेंज कर सकता है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान बाय ऑडिट प्लान, ये दोनों उसको मॉडिफाई करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, जो प्लान होगा ना ऑडिट का, जो रिजल्ट प्लान होगा ना उसमें एनटीए ऑफ फेब चेंज होगा, जो किसके हिसाब से होगा, रिवाइज असेट रिस्क के हिसाब से होगा। ऑडिटर का अटेंशन हो सकता है कि भाई जब मैं इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी तब, और अब मैं जब एक्चुअल ऑडिट कर रहा हूँ, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ, तब डिफरेंस हो सकता है, तो अभी वो अपना ऑडिट प्लान चेंज कर सकता है। ओके। प्लानिंग द सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क एंगेजमेंट टीम मेंबर। प्लानिंग में सुपरविजन एंड रिव्यू करने का वर्क होता है एंगेजमेंट टीम मेंबर का, तो वो कैसे करेगा, तो ऑडिटर शेल प्लान द एनटीए ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। ठीक है, सीधा सीधा हमारा जो बेनिफिट था वही उठा के लिख दिया है कि डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ द वर्क। एक ऑडिट एंगेजमेंट एक ऑडिटर या एंगेजमेंट टीम, एक ऑडिटर कैसे डायरेक्ट या सुपरविजन करेगा एंगेजमेंट टीम मेंबर के वर्क को और कैसे रिव्यू करेगा वर्क को, वो यहाँ पे दिया है, और उसके लिए कुछ 4 फैक्टर्स दिए। अब कौन कौन से फैक्टर से हमारा साइज एंड नेचर एंड रिव्यू ऑफ द वर्क होगा, तो समझो जितनी बड़ी साइज एंटिटी की उतना ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट टीम मेंबर को डायरेक्ट करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा और रिव्यू करना पड़ेगा। तो साइज ऑफ द एंटिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, जितनी बड़ी एंटिटी या जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी उतना मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना मुझे एंगेजमेंट टीम मेंबर का वर्क को रिव्यू करना पड़ेगा,
बाद में डायरेक्शन देना पड़ेगा और सुपरविजन करना पड़ेगा। डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू कब मुझे ज्यादा करना पड़ेगा? जब एंटिटी का साइज बहुत ज्यादा है या कॉम्प्लेक्स है। एरिया ऑफ द ऑडिट, कोई स्पेशल एरिया है ऑडिट का, जैसे कि इन्वेंट्री में है ना 1.5 से 2 करोड़ का है ना मिसमैच आ रहा है इन्वेंट्री काउंटिंग और इन्वेंट्री के परपेचुअल रिकॉर्ड के बीच में, तो उस टाइम पे मुझे क्या ज्यादा अपना रिव्यू करना पड़ेगा? यस, एरिया ऑफ द ऑडिट ऐसा कोई अगर एरिया है कि जहां पे मुझे एज अ ऑडिटर मुझे अपना ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, तो वैसे एरिया के ऊपर मुझे डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। जब भी मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट रोमम निकालूंगा, रोमम निकालने का काम ऑडिटर का होता है। अब जब भी वो रोमम या एंगेजमेंट टीम ने निकाला है या ऑडिटर ने निकाला है, तब भी रिव्यू मुझे करना पड़ेगा। यस, असेस्ड रोमम। एंड देन लास्ट, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर। ठीक है, मुझे कुछ भी करूं पर डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू में मुझे इंडिविजुअल टीम मेंबर की कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी के हिसाब से मुझे काम चेक करना पड़ेगा। अगर किसी का कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी अच्छा नहीं है तो उसका काम मुझे मोर डिटेल में करना पड़ेगा, कि किसी का अच्छा है तो वहां पे मुझे लेस वर्क चेक करना पड़ेगा। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क एंगेजमेंट ऑडिटर कैसे करेगा? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर। ठीक है, अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, मोर और लेस 5 to 7 मिनट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करेगा? तो ऑडिटर टोटल 3 चीजें डॉक्यूमेंट करेगा। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने बात की हम ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो सबसे पहला वो डॉक्यूमेंट करेगा, ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। उसके अलावा सेकंड चीज क्या डॉक्यूमेंट करेगा? सेकंड चीज वो डॉक्यूमेंट करेगा ऑडिट प्लान को। ओके, और हमने बाद में एक बात की कि भाई इसमें अगर कुछ चेंज होगा तो एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान एंड रीजन फॉर सच चेंज। तो सबसे पहले ये टोटल 3 चीजें डॉक्यूमेंट करेगा। ठीक है, एक ऑडिटर को 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। सबसे पहला जो भी उसकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी उसने बनाई है वो, उसके बाद ऑडिट स्ट्रेटेजी पर से वो ऑडिट प्लान बनाता है तो ऑडिट प्लान को, और जब ऑडिट करने जाता है तो कोई भी चेंज आता है तो सिग्निफिकेंट चेंज मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और द ऑडिट प्लान, और वो रीजन क्या है चेंज करने का? कोई तो रीजन होगा ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, कंडीशन आ गई, तो वो रीजन भी लिखो। ठीक है, यहाँ पे 3 पैरा दिए, ये पहला वाला ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर है, दूसरा वाला ऑडिट प्लान के ऊपर है, एंड थर्ड वाला हमारा चेंजेस के ऊपर है। ठीक है, एक एक करके पैरा पढ़ते हैं, समझते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज द रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन, प्रॉपरली प्लान द ऑडिट एंड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर टू द एंगेजमेंट टीम मेंबर। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, एक तो लिखने में भी आ सकता है, 5 मार्क्स की थियरी आ सकती है पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है ना, वो क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन। सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वो क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन। अब ये की डिसीजन के अंदर 2 चीजें यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमने जो भी ऑडिट है ना वो प्रॉपरली प्लान किया है, प्रॉपरली प्लान द ऑडिट, पहला प्रॉपरली प्लान द ऑडिट, एंड सेकंड हमने जो भी कम्युनिकेशन किया है ना, सिग्निफिकेंट मैटर हमने कम्युनिकेशन किए किसके साथ? एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ। तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखो, ऑडिट स्ट्रेटेजी, रिकॉर्ड ऑफ अ की डिसीजन है, प्रॉपरली प्लान द ऑडिट किया है, रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन है, प्रॉपरली प्लान किया है ऑडिट को, और कम्युनिकेट किया है सिग्निफिकेंट मैटर टू द एंगेजमेंट टीम मेंबर। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा हमें डॉक्यूमेंट करना है ऑडिट प्लान। तो ऑडिट प्लान क्या है? वो है रिकॉर्ड ऑफ द प्लान्ड एनटीए of risk assessment procedure and further audit procedure at the assertion level। ठीक है, वही हमने जो डेफिनेशन में 3 चीजें थी, रेप, एनटीए ऑफ रेप, एनटीए ऑफ फेप एट असर्शन लेवल एंड ओपेप, उसी की बातें लिखी। ऑडिट प्लान क्या है? रिकॉर्ड है प्लान एनटीए ऑफ रेप एंड फेप एट द असर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। इट ऑल्सो सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ, important चीज, also serve as a record of the proper planning of the audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance। ये एक रिकॉर्ड की तरह सर्व करता है। कैसा रिकॉर्ड? कि भाई जो भी हमने ऑडिट किया था ना वो प्रॉपर प्लान किया था, और जो भी ऑडिट प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया है ना उसको रिव्यू किया है, रिव्यू एंड अप्रूव किया है प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। तो ऑल्सो सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ द, ऑल्सो सर्व रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, serve as a proper planning of their audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance। okay, auditor may stand, ऑडिटर में यूज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट। ओके ठीक है, वो मत करो, ठीक है इतना करो बहुत है। देन लास्ट वाला सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। ठीक है, अपने इतना ही क्लिक करते हैं। अब उसके अंदर क्या करेगा?
रिजल्ट चेंज टू द प्लान्ड एनटीए ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। पहले आप चेंजेस, एक तो ये रिकॉर्ड करो क्या चेंजेस इन द ओवरऑल ऑडिट, सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान। उसके अंदर सबसे पहले रिजल्ट चेंज टू द प्लान एनटीए ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एक्सप्लेन व्हाई द सिग्निफिकेंट चेंज वर मेड, एक्सप्लेन करो क्यों ये सिग्निफिकेंट चेंज हुए। बाद में एंड द ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड प्लान फाइनली अडॉप्टेड, आपने फाइनली कौन सा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान अडॉप्ट किया है। एंड रिफ्लेक्ट करो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द चेंजेस अकर ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, तो चेंजेस के अंदर पहला रिकॉर्ड करो सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग। उसके बाद सेकंड उसमें करो रिजल्ट चेंज टू द प्लान एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, भाई क्या रिजल्ट चेंज हुए प्लान ऑडिट प्रोसीजर। उसके अलावा थर्ड बताओ कि भाई क्यों ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने किए, एक्सप्लेन व्हाई आर सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड। उसके बाद कौन सा आपने ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान फाइनली अडॉप्टेड फॉर द ऑडिट किया। रिफ्लेक्ट करो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट चेंज अकरन ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, मोटा मोटी डॉक्यूमेंटेशन में तीन चीज हम करते हैं, कौन कौन सी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान एंड रीजन फॉर सच चेंजेस। ऑडिट स्ट्रेटेजी में सबसे तीन चीजें हमें याद रखनी थी, रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन है, देन प्रॉपर्ली प्लान किया है ऑडिट एंड कम्युनिकेट किए सिग्निफिकेंट मैटर टू द एंगेजमेंट टीम मेंबर। ऑडिट प्लान के अंदर सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे क्या प्लान एनटीए ऑफ रेप एंड फेप एट द अजर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। उसके बाद ये सर्व करता है, क्या सर्व करता है कि जो भी हमने जो भी ऑडिट किया है ना वो प्रॉपर प्लान था, और जो भी ऑडिट प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए है ना वो रिव्यू और अप्रूव हुए। तो सर्व एज ए रिकॉर्ड ऑफ अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। ओके, एंड देन चेंजेस में सबसे पहले लिखो भाई हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान। रिजल्ट ऑफ किस रिजल्ट की वजह से हमने ये एनटीए हमने ऑडिट प्रोसीजर चेंज किया, तो रिजल्ट चेंज टू द प्लान एनटीए। फिर एक्सप्लेन व्हाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड, भाई हम रीजन दो कि क्यों ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने किए। लास्ट में लिखो कि भाई कौन सा हमने ऑडिट प्लान अडॉप्ट किया है, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान फाइनली अडॉप्टेड फॉर द ऑडिट। एंड लास्ट में रिफ्लेक्ट द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर ड्यूरिंग द ऑडिट। डन, इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। हमारे पास अब 8.1 से लेके 8.7 या 9 तक जाना है, 8.6 तक जाना है। ठीक है, तो अराउंड 30 मिनट्स को ऑल लगेगी। ऑडिट प्रोग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे हमारी डेफिनेशन। गिव मी 1 to 2 मिनट्स, हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेक्चर। मैं सिर्फ एक पानी की बोतल लेके आ जाऊं। ऑडिट प्रोग्राम, तो ऑडिट प्रोग्राम की सीधी सीधी हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम क्यों, क्या, कैसे ना, हमें अभी उसमें नहीं जाना है, एग्जाम हमारी नजदीक है। Audit program consists of the series of a verification procedure to be applied to the financial statement and accounts for a given entity for the purpose of obtaining a sufficient evidence to enable the auditor to express a informed opinion on the financial statement. Okay. Audit program क्या है? Consist of the series of a verification process. एक verification की पूरी procedure है, series है, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। जैसे कि ऑडिट प्रोग्राम है, ऑडिट प्रोग्राम क्या बोल रहे हैं भाई, सबसे पहले तुम वाउच करो सेल इनवॉइस को, सेल इनवॉइस को वाउच करने के बाद क्या करो,
उसको ट्रेस करो इनवॉइस को अकाउंट्स ऑफ बुक्स के अंदर, देन उसको वेरीफाई करो इनवॉइस को ईवे पोर्टल या ईवे बिल्स के साथ, देन ट्रेस करो फ्यू इनवॉइसेस इनटू द स्टॉक रिकॉर्ड में भी उसको करो, और ट्रेस ऑल्सो फ्यू सेल इनवॉइस इन द अकाउंट ऑफ अ बायर्स, कि भाई बायर्स में भी जाके उसको ट्रेस करो। तो ये 5 सीधी सीरीज, ये एक सीरीज है, हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, आप किसी को कैसे भी चेक कर सकते हो, बट हर एक चीज है, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन है, एक चीज से दूसरी सीरीज वेरीफाई हो रही है। देखो यहाँ पे आपने सेल इनवॉइस वेरीफाई किया, उसके ऊपर से अकाउंट ऑफ बुक्स वेरीफाई हुए, आपके अकाउंट ऑफ बुक से ईवे बिल या ईवे बिल का पोर्टल आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। देन हमने स्टॉक रिकॉर्ड भी चेक कर लिया कि भाई क्वांटिटी आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और हमने बायर का अकाउंट भी चेक कर लिया कि भाई जो हमसे बाय कर रहा है क्या वो भी, उसको भी प्रॉपर क्वांटिटी जा रही है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर है, अप्लाइड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, देख लिया, और अकाउंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटी के। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर है, अप्लाई कहां पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटीज। यहाँ का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इनफॉर्म्ड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये सब जाने दो, सबसे पहले है ना हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि भाई ऑडिट प्रोग्राम हम लेंगे तो उसका क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या हमारे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस होंगे। तो डिसएडवांटेजेस से चालू करते हैं। देखो मैंने है ना ऐसे एक ऑडिट प्रोग्राम आपको बना के दे दिया, अब क्या होगा, अब इसको फॉलो ही करते रहोगे अंधाधुंध। वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मे बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सच पार्ट इन द होल ऑडिट स्कीम। आप तो पहली बात मैकेनिकल तरीके से वर्क करोगे, भाई ये 5 पॉइंट चेक करने, मैंने चेक कर लिया, बात खत्म हो गई। अब बट ये 5 पॉइंट क्यों चेक कर रहे हैं, उसके पीछे का मोटिव क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहला वर्क जो होता है ना वो कैसा हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सच पार्ट, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ्टन टेंड्स टू बिकम अ रिजिड एंड program often tends to become a rigid and inflexible following a set of rules। कुछ चीजें आपको यही फॉलो करना है, आप कुछ कितने भी अच्छा स्टाफ हो या कुछ भी हो, आपको ये 5 चीजें फॉलो करनी है। अब ये प्रोग्राम कैसा लगता है, रिजल्ट और इनफ्लेक्सिबल। बाहर की दुनिया, इंटरनल कंट्रोल और वो सब कुछ चेंज हो रहा है, धीरे धीरे स्टाफ चेंज हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका प्रोग्राम भी चेंज होना चाहिए। पर अगर आपका प्रोग्राम चेंज नहीं होता है तो वो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। देखो बिजनेस में चेंज इन ऑपरेशन ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के ऑपरेशन हो रहे कंडक्ट, बट द ओल्ड प्रोग्राम में स्टिल बी कैरी आउट, और अभी भी आप ओल्ड प्रोग्राम को स्टिल कैरी आउट करते हो। चेंज इन द स्टाफ इंटरनल कंट्रोल में बी प्रिकॉशन नेसेसरी एट पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ओरिजिनली डिसाइड अपॉन। ये सब कुछ आपको ध्यान में रख के ही प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर ये सब अपने ध्यान में रखे बिना प्रोग्राम बनाया तो आपका प्रोग्राम कैसा हो जाएगा, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। इनसफिशिएंट असिस्टेंट मे टेक अ शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, ठीक है। अगर कोई इनसफिशिएंट, कोई बड़ी प्रॉब्लम पीछे से मिली तो कोई इन एफिशिएंट असिस्टेंट होगा, वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, भाई प्रोग्राम में इतना लिखा था, मैंने वो सारा काम कर दिया, आपने मुझे इसके अलावा कुछ करने को बोला ही नहीं था। तो जो भी इनसफिशिएंट असिस्टेंट होगा ना वो मे टेक अ शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। देन फोर्थ, हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट, ठीक है। एक ऑडिट प्रोग्राम अगर 5 पॉइंट में आपको करने को बोल दो कि यही करने हैं तो आपको होगा यार मुझे ये करना है, वो करना है, वो चेक करना है, बट आपका जो सीनियर पर्सन होगा वो क्या बोलेगा, जितना लिखा है उतना करना भाई। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम जब भी आता है ना तो देखा गया है कि जो इफेक्टिव और एफिशिएंट एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट होते हैं ना उनका इनिशिएटिव को ये किल कर देता है। तो हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग efficient and enterprising assistant, all these disadvantages may be eliminated। देखो 5 मार्क्स में पूछेगा, ये 4 पॉइंट के साथ है ना ये एक पॉइंट भी आना चाहिए, तभी 5 आउट ऑफ 5 आएंगे। क्या बोल रहे हैं, ऑल दिस एडवांटेजेस में बी एलिमिनेट, ये सारे डिसएडवांटेजेस एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते, सुपरविजन ऑफ द वर्क कैरिड ऑन द असिस्टेंट, ऑडिटर मस्ट हैव अ receptive attitude as regard the assistant should be encouraged to observe a matter objectively,
ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर टू द नोटिस ऑफ अ सुपरविजन एंड ये सारे डिसएडवांटेजेस हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आप सुपरविजन कर लो वर्क का, जो हमारा ऑडिटर है ना वो अप्रिशिएट करे असिस्टेंट को, बाद में इनकरेज करे असिस्टेंट को कि कोई भी मैटर अगर तुझे लगता है कि ये तुझे बताना चाहिए तो तू मेरे बिंदास दिल खोल के आके बता। अगर ये सारी चीजें होगी तो ये डिसएडवांटेजेस रिमूव हो जाते हैं। एडवांटेजेस, दैट इज मोर एडवांटेजेस 5 मार्क्स में आ सकता है। सबसे पहला, ये प्रोवाइड करता है टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। समझ लो, मेरे जैसा बंदा है जिसने कभी ऑडिट ही नहीं किया है, वो वहां जाके क्या चेक करेगा? कुछ नहीं, बट मेरे पास कुछ लिखा है कि भाई ये 5 चीजें तू चेक करना स्टार्ट कर। तो एक ऑडिट को स्टार्ट करने का मुझे एक पॉइंट तो मिल गया कि मुझे ये 5 चीजें चेक करनी है, तो टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, देन टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, एक पर्सपेक्टिव देता है कि इस हिसाब से हम हमारा वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट, पहला टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म देता है, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट फॉर द जॉब बेसिस देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, अगर ऑडिट प्रोग्राम होगा तो ऑडिट प्रोग्राम से क्या पता चलेगा? भाई ये बंदा ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है, तो हम जो भी असिस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे ना उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सर्व एज अ गाइड फॉर द ऑडिट। ठीक है, अगर सक्सीडिंग ईयर नेक्स्ट ईयर भी हमें ऑडिट करना है तो ये ऑडिट प्रोग्राम गाइड करेगा, भाई लास्ट ईयर इस हिसाब से किया था, ये चेंजेस करके हम इस हिसाब से इस साल का भी ऑडिट कर सकते हैं। बाद में एक ऑडिट प्रोग्राम है ना, एक रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम लिखा रहता है, उससे क्या होता है? प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस ऑडिट। बहुत सारे ऑडिट चलते हैं, अगर ऐसा प्रोग्राम बना होगा तो प्रिंसिपल क्या एक एक ऑडिट पर जाके आर्टिकल को हैरान करने की जरूरत है? नहीं है। वो क्या करेगा? ऑडिट प्रोग्राम उठेगा, पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा भाई इस हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है। प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस ऑडिट इन हैंड बाय एग्जामिनेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, serve as evidence in the event of any charge of negligence being brought against the auditor। अगर आपने कुछ भी बनाया ही नहीं, ना ही ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, ना ही ऑडिट प्लान, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, अगर कुछ नेग्लिजेंट होगा तो ऑडिटर उसके लिए ब्लेम लेगा, ऑडिटर के ऊपर ब्लेम आता है। बट अगर आपने एक ऑडिट प्रॉपर ऑडिट एविडेंस, एक प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम बनाया है तो ये ऑडिट प्रोग्राम क्या करेगा? सर्व करेगा एज एविडेंस की तरह। और जब ये सर्व करेगा एक एविडेंस की तरह तो नेग्लिजेंस के चांस आपके आगे आएंगे, तो आप बता पाओगे भाई ये एविडेंस है, मैंने इस हिसाब से ऑडिट किया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रॉपर ऑडिट है। तो सर्व एज एविडेंस इन द इवेंट ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट टू द ऑडिटर। ठीक है, देन ऑडिट प्रोग्राम के अंदर है ना असिस्टेंट अपने है ना सिग्नेचर रखता है। अब जैसे ही वो सिग्नेचर करेगा ना तो है ना ऑडिटर को सीधा पता चलेगा ये वर्क इसने किया, मतलब कि हम किसी भी वर्क को ट्रेस बैक कर सकते हैं। असिस्टेंट बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क कैरिड आउट बाय देम इंडिविजुअली एंड वर्क डन में बी ट्रेस्ड बैक टू द असिस्टेंट। देखो असिस्टेंट जब भी सिग्नेचर रखेगा उससे पहला तो वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई ये वर्क मैंने किया है, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क कैरिड आउट बाय देम इंडिविजुअली एंड वर्क डन में बी ट्रेस्ड बैक टू द असिस्टेंट। हम हमारे पास अगर ऑडिट प्रोग्राम है, सिग्नेचर देख के हम बता सकते हैं भाई इस बंदे ने ये काम किया है। लास्ट वाला, विदाउट रिटर्न एंड प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम वर्क इज नेसेसरी टू बी कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ सम मेंटल प्लान। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया है, सिर्फ एक मेंटल प्लान है कि भाई इस हिसाब से मैं काम करूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? एक मेंटल प्लान है कि भाई मुझे परचेज चेक करना है, 6 पॉइंट आपको याद थे, अगर आप लिखते तो आपने 6 के 6 पॉइंट एक बार में लिख डालते, बट आप जब काम करने गए तो 6 में से 1 पॉइंट भूल गए तो आपने 5 पॉइंट चेक कर लिए। तो जब आप मेंटल प्लान पे करोगे तो क्या होगा? डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टेन बुक्स एंड रिकॉर्डिंग्स। आप माइंड में बैठा के गए थे 6 पॉइंट चेक करने, वहां जाके करके आए 5 पॉइंट, तो डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टेन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स अंदर अ प्रॉपरली फ्रेम्ड प्रोग्राम। अगर यही प्रोग्राम प्रॉपरली फ्रेम्ड होता तो डेंजर इज सिग्निफिकेंटली लेस एंड द ऑडिट कैन बी प्रोसीड सिस्टमेटिकली। अगर ये रिटर्न प्रोग्राम होता तो आप 6 के 6 पॉइंट चेक करके आते तो रिस्क आपका डेंजर कम हो जाता और ऑडिट सिस्टमेटिकली होता। तो बोलो विदाउट अ रिटर्न प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम वर्क इज नेसेसरी टू बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सम मेंटल प्लान। इन दिस सिचुएशन ऑलवेज बी अ डेंजर इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग अ सर्टेन बुक्स एंड रिकॉर्डिंग। अंडर अ प्रॉपर फ्रेम्ड प्रोग्राम
such danger significantly less, the auditor can be proceed significantly. What are the advantages? तो यहाँ पे 6 से 7 एडवांटेजेस है. पहला, टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलता है, टोटल पर्सपेक्टिव मिलता है, सिलेक्शन होता है असिस्टेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेबिलिटीज, एंड रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होगा तो डेंजर ऑफ सिग्निफिकेंटली लेस और ओवरलुकिंग सर्टेन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वो सिग्निफिकेंटली लेस हो जाएगा और ऑडिट सिस्टमेटिकली परफॉर्म होगा. देन असिस्टेंट अपनी सिग्नेचर पुट करता है, पुटिंग असिस्टेंट बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी कैरिड आउट बाय देम इंडिविजुअली, एंड इफ नेसेसरी वर्क डन मे बी ट्रेस्ड बैक टू द असिस्टेंट. प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द वेरियस ऑडिट, okay, serve as a guidance for the audit. Then fifth, last, serve as a evidence in the event of any negligence, charge of negligence being brought against to the auditor. Disadvantages, 4 disadvantages. First, work may be become mechanical and particular part of the program may be carried out without any understanding and the objective of the such part. Program often tends to become a rigid or inflexible. Inefficient assistant may take a cell turn behind the program. Hard and fast audit program may kill the initiative of a efficient and enterprising assistance. ये सारे डिसएडवांटेजेस एलिमिनेट किए जा सकते हैं. कैसे? आप सुपरविजन कर लो वर्क का, असिस्टेंट को एनकरेज करो टू ऑब्जर्व द मैटर ऑब्जेक्टिवली एंड ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर टू द नोटिस टू द सुपरविजन एंड प्रिंसिपल. ठीक है. अब जो ऑडिट प्रोग्राम है ना, डिजाइन होता है प्रोवाइड करने के लिए ऑडिट एविडेंस. ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू बी प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस. ठीक है. अब ऐसे कौन कौन से ऑडिट एविडेंस है जिसको हम ऑडिट प्रोग्राम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो ये रहे उसके एग्जांपल. ऑडिटर पिकअप अ एविडेंस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स. इट इज जनरली ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड टाइप्स. कौन ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से एविडेंस है? तो डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन कर लो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन कर लो, फिजिकल का एग्जामिनेशन कर लो, मिनट्स देख लो. ठीक है, मिनट्स देख लो, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन देख लो बाय द ऑडिटर. ठीक है. बाद में इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक्स चेक कर लो. देन इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा चेक कर लो. इंटर रिलेशनशिप मतलब कि सेल डेटर से कनेक्टेड होते हैं तो सेल और डेटर का रिलेशनशिप चेक कर लो. बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन किया, कोई सब्सिडी या मेमोरेंडा मिला तो सब्सिडी के रिकॉर्डिंग चेक कर लो. सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट बाय द अदर्स, कोई सब्सिक्वेंट एक्शन हुए बाय द क्लाइंट वो चेक कर लो. बाद में स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन चेक कर लो ऑफ द मैनेजमेंट के, स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन चेक कर लो किसी भी थर्ड पार्टी के. ये सारे प्रोग्राम के अंदर एज अ ऑडिट एविडेंस सर्व करते हैं. उसके अलावा ये एग्जांपल है इन द पास्ट 3 मार्क्स में ये 3 चीजें पूछ चुके थे. सीधा सीधा पूछा था कैश के लिए कौन सा बेस्ट एविडेंस है, तो कैश के लिए बेस्ट एविडेंस है काउंट. ठीक है. इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा एविडेंस बेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है बैंकर सर्टिफिकेट. ठीक है. देन ये पास्ट में पूछा गया है, वही मैं टिक कर रहा हूं. अब 8.4 कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम. ठीक है. ये ऊपर की पूरी मैटर जाने दो, किसी काम की नहीं है, हमें यहाँ पे यही काम का है, 5 मार्क्स में आ सकता है. फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड. कि भाई अगर मुझे ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो मुझे कौन कौन से पॉइंट उस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर होने चाहिए. तो सबसे पहला, मेरा स्कोप मुझे पता होना चाहिए, मेरी लिमिटेशन मुझे पता होनी चाहिए, जो असाइनमेंट करने आया हूं उसके विद इन द स्कोप में रहना चाहिए और उसके विद इन द लिमिटेशन में रहना चाहिए. तो स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट. ऑडिट प्रोग्राम का पहला पर्पस है भाई आपका जो स्कोप और लिमिटेशन है ना उसके अंदर ही रहो. प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम सेटिंग फॉर द प्रोसीजर दैट आर द नीड टू. प्रिपेयर करो एक रिटन ऑडिट प्रोग्राम. बहुत इतना. सबसे पहला, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट. सेकंड, प्रिपेयर करो एक रिटन ऑडिट प्रोग्राम. डिटरमाइन करो ऐसे एविडेंस ढूंढो जो रीजनेबली अवेलेबल हो. ठीक है. जैसे कि कैश के लिए काउंट कर लो भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए आप बैंकर्स का सर्टिफिकेट लेके आ जाओ. तो एविडेंस ऐसे डिटरमाइन करो जो रीजनेबली अवेलेबल हो और उसमें से आइडेंटिफाई करो बेस्ट एविडेंस. बेस्ट एविडेंस मैंने कौन सा बताया? कैश के लिए काउंट, इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकर्स सर्टिफिकेट. Apply only those step and procedure which are useful to accomplish the verification purpose. ठीक है. 4 पॉइंट किए. पहला पॉइंट किया stay within the scope and limitation of the assignment. दूसरा, प्रिपेयर करो रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम. एविडेंस डिटरमाइन करो ऐसे एविडेंस जो रीजनेबली अवेलेबल हो. डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस.
then apply only those step and procedure which are useful to accomplish the audit program verification purpose। भाई वेरिफिकेशन पर्पस के लिए जो स्टेप एंड प्रोसीजर है ना वही लो, उसके अलावा के मत लो। कंसीडर करो ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, सारी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को आपको कंसीडर करना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू द रिलेटेड आइटम, आप रिलेटेड आइटम जब भी चेक करो तो कोऑर्डिनेशन प्रोसीजर अप्लाई करके देख लो। ये 6 पॉइंट करो, बहुत है, ठीक है। ये इतना पढ़ लो, सर्व अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द असिस्टेंट। ऑडिट प्रोग्राम सर्व करता है एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह। तो कौन कौन से पर्पस हमें ध्यान में रखने, सबसे पहला स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एंगेजमेंट। प्रिपेयर करो एक रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम को, एविडेंस दो रीजनेबली अवेलेबल हो और आइडेंटिफाई करो बेस्ट एविडेंस को। अप्लाई करो सिर्फ ओनली दोस प्रोसीजर स्टेप्स एंड प्रोसीजर आर यूजफुल टू अकम्प्लिश द verification purpose, serve as a set of instruction for the assistant। बाद में कंसीडर करो ऑल पॉसिबिलिटीज को, कोऑर्डिनेट करो प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। डन। अब तीन चीजों में सबसे पहला इवॉल्विंग द ऑडिट, वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द बिजनेस। अगर आप एक ऑडिट प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो तो क्या वो हर ऑडिट प्रोग्राम में, हर ऑडिट प्रोग्राम हर बिजनेस के अंदर क्या वो वही ऑडिट प्रोग्राम यूज करना जरूरी है? मैं आईटी सेक्टर का ऑडिट कर रहा हूं तो क्या उसका ऑडिट प्रोग्राम और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ऑडिट प्रोग्राम क्या डिफर हो सकता है? ये दोनों क्या डिफर हो सकते हैं? यस, दोनों के दोनों ऑडिट प्रोग्राम डिफर होंगे। रीजन क्या है? आईटी में कुछ अलग चला है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ अलग चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर दो कंपनी है, एबीसी एंड एक्सवाईजेड कंपनी। क्या इन दोनों के ऑडिट प्रोग्राम हो सकते हैं? इन दोनों के ऑडिट प्रोग्राम 70% तो सिमिलर हो सकते हैं, बट जो 30% है ना नहीं सिमिलर हो सकते। क्यों? दोनों के इंटरनल कंट्रोल अलग होंगे, बाद में दोनों का मैनेजमेंट अलग होगा। आई थिंक सो मेरा डिस्प्ले है ना डिस्कनेक्ट हो चुका है, गिव मी अ मिनट, मैं डिस्प्ले रिकनेक्ट करता हूं। ओके डन। डन डन डन। वो सारी चीजें तो चली गई, ठीक है। आईटी सेक्टर था, यहाँ पे हमने लिखा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन दोनों का क्या ऑडिट प्रोग्राम अलग होगा? यस, क्योंकि दोनों के एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही अलग है, तो ऑडिट प्रोग्राम तो यहाँ पे एएफआरएफ ही अलग हो जाएंगे, तो दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। बाद में मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर दो कंपनी है, एक है ए और एक है बी। अब इन दोनों का ऑडिट प्रोग्राम 70% जैसा सेम हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता है, बट क्या इन दोनों के इंटरनल कंट्रोल, इन दोनों का मैनेजमेंट, ये सब डिफर होगा तो क्या ऑडिट प्रोग्राम भी यहाँ चेंज हो जाएगा? यस, यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम भी हो जाएगा। तो इवॉल्विंग अ वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस, के भाई आपने एक ऑडिट प्रोग्राम बना दिया वो हर बिजनेस में चले वो जरूरी नहीं है। तो बिजनेस वेरी करता है, कहां पे? नेचर, साइज एंड कंपोजिशन पे। एक बिजनेस वेरी करता है नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, भाई अलग अलग नेचर का हो सकता है, साइज हो सकता है, कंपोजिशन हो सकता है। वर्क विच इज सुटेबल टू अ वन बिजनेस में नॉट सुटेबल टू द अदर, ठीक है। एक वर्क किसी को सूट करता है, एक वर्क किसी को सूट नहीं कर सकता है। efficiency and operation of the internal control and the exact nature of the service to be rendered by the auditor are the other factors that are vary from assignment to assignment। क्या बोल रहे हैं?
इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, और जो ऑडिटर सर्विस देने वाला, रेंडर करने वाला है क्लाइंट को, वो फैक्टर असाइनमेंट टू असाइनमेंट अलग अलग हो सकती है। अब जब ये सारी चीजें अलग अलग हो सकती है तो क्या एक एक ऑडिट प्रोग्राम क्या हर जगह एप्लीकेबल होगा? नहीं। ये 3 पॉइंट लिखोगे 3 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले लिखो बिजनेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। सेकंड पॉइंट लिखो वर्क विच इज सुटेबल टू द वन बिजनेस मे नॉट बी सुटेबल टू अदर्स। थर्ड पॉइंट लिखो efficiency and operation of an internal control and the exact nature of the service to be rendered by the auditor are the other factors that vary from assignment to assignment. On account of a such variation, ऐसा जो variation, such variation evolving of one audit program applicable to the all business under all circumstance, it is not practicable. ये practicable नहीं है. However, it become as necessary to the specify in detail audit program. बाकी सब जाने दो, इतना लिखो 5 में से 4 4.5 आ जाएंगे। आगे क्या लिखा है? आप एक ऑडिट प्रोग्राम बना दो, पर आप अगर किसी बिजनेस के अंदर जा रहे हो तो उसकी जो स्पेशल मैटर है ना उसको भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो, स्पेशल सिचुएशन को भी डाल दो, उसका भी केयर कर दो, तो ऑडिट प्रोग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, अपने को उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। असिस्टेंट टू बी कीप एन ओपन माइंड, मैंने वहां पे पढ़ा था ना कि भाई असिस्टेंट है ना ये ऐसे वैसे काम करता रहता है, तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि असिस्टेंट को अपना माइंड ओपन रखना चाहिए भले ही ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट हैविंग अ रिगार्ड टू अ नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस। ऑडिटर हैविंग अ रिगार्ड नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, depend of an internal control and give the scope of work. Should frame a program which should aim at providing a minimal essential work which may be termed as a standard program. क्या बोल रहे हैं? ऑडिटर जो है ना नेचर, साइज एंड कंपोजिशन और बिजनेस के हिसाब से और इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से और जो उसका स्कोप ऑफ वर्क है ना उसके हिसाब से एक ऐसा प्रोग्राम बनाता है जिसके अंदर मिनिमम चीजें कवर हो जाती है, जिसको हम स्टैंडर्ड प्रोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम कैसे बनता है उसकी बात बताइए। तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम के लिए ऑडिटर क्या करता है? नेचर, साइज एंड कंपोजिशन देखता है बिजनेस का, बाद में इंटरनल कंट्रोल की डिपेंडेबिलिटी देखता है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है और उसको कितना काम मिनिमम चाहिए वो देखता है, उसके ऊपर से वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाता है। नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस, डिपेंडेबिलिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, गिवन स्कोप ऑफ वर्क should be frame a program, उस इन सब में से एक प्रोग्राम बनता है which should be aimed at providing a minimal and essential work which may be termed as a standard program. As an experience is gained, experience जैसे gain होगा by the actual carrying out the work, program may be altered to the take care of the situation which were left originally. जैसे जैसे एक्सपीरियंस काम करते हुए आपका गेन होता है वैसे वैसे ये जो प्रोग्राम है ना वो अल्टर होता रहता है और जो ओरिजिनल सिचुएशन हमने जो ओरिजिनल सिचुएशन लेफ्ट आउट कर दी थी वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बट आर फाउंड दैट रिलेवेंट फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न। इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर अ proves beyond doubt to the unnecessary or irrelevant, it may be dropped. कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे है ना अननेसेसरी या इनरिलेवेंट चीजें होती है तो वो चीजें है ना प्रोग्राम करते वक्त हम ड्रॉप कर डालते हैं। ठीक है, असिस्टेंट एंगेज, अब असिस्टेंट की बात की, असिस्टेंट एंगेज इन दिस जॉब शुड बी इनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू हिम। उसको यहाँ पे बियॉन्ड द माइंड रहना पड़ेगा। ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट द रिपोर्ट सिग्निफिकेंटली मैटर कम टू द नोटिस। जो भी अगर सिग्निफिकेंट मैटर है उसके पास में आ रही है तो उसको वो उसके सीनियर को या तो पार्टनर या प्रोपराइटर को बतानी चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट की बात यहाँ पे छा के आ रही, यहां से लेके यहां तक है ना उन्होंने अपनी कव्वाली की है और ये कव्वाली लिखनी जरूरी है। कव्वाली में सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई स्टैंडर्ड प्रोग्राम कैसे बनता है। तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाने के लिए ऑडिटर क्या करता है? नेचर, साइज एंड कंपोजिशन लेता है बिजनेस का, बाद में इंटरनल कंट्रोल की डिपेंडेबिलिटी लेता है, बाद में उसका स्कोप ऑफ वर्क देखता है, उसके हिसाब से एक वो प्रोग्राम बनाता है जिसको उसका मिनिमल वर्क उसको मिल जाए, उसको स्टैंडर्ड प्रोग्राम बोलते हैं। अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता है एक्चुअल वर्क कैरी आउट से वैसे वैसे प्रोग्राम को हम अल्टर करते रहते हैं। ऑडिट प्रोग्राम को हम टेक केयर करेंगे कोई भी हमारी जो सिचुएशन है ना जो लेफ्ट आउट हो रही है उसको टेक केयर करने के लिए। ठीक है, और कुछ प्रोग्राम हमने ओरिजिनली बनाए होंगे बट वो अननेसेसरी और इररिलेवेंट होंगे तो वो हम ड्रॉप आउट कर डालेंगे। ठीक है, असिस्टेंट जो भी यहाँ पे एंगेज रह रहा है उसको इंकरेज करना, उसको ओपन माइंड रहना चाहिए बियॉन्ड द प्रोग्राम। क्यों रहना चाहिए? अगर कोई भी मैटर मिलता है जो उसके नोटिस में आता है जो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है किसके में, सीनियर या तो पार्टनर को बताने के लिए, तो वो उनको इन्फॉर्म करे। देन बात खत्म। क्रिटिकली रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, लास्ट पार्ट बाकी है हमारा।
तो एक ऑडिट प्रोग्राम का क्रिटिकली रिव्यू होना चाहिए। मुझे लगता है May 26 में अगर ये आ जाए ना तो बात बन जाए। ठीक है, May 26 में May 26 में एक ये है, एक ये है, बाद में ठीक है, बाकी सब ठीक है। और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में से May 26 में से कुछ पूछ। एक मिनट हो। May 26 पॉइंटर जो भी है ना वो याद कर लेने के May 26 के लिए। देन ये फैक्टर्स May 26 के लिए, बस बहुत है इतना। बाकी सब में एक बार ध्यान, जैसे कि ये वाला, इसमें एक बार ध्यान दे दो। 6 नंबर का पॉइंट है, 4 पॉइंट है सिर्फ। ठीक है, देन डॉक्यूमेंटेशन एक बार पढ़ लो, 3 पॉइंट है। ठीक है ना, ये चैप्टर है ना 10 to 12 मार्क्स के अराउंड आता है एग्जाम में। ठीक है, अब ये 10 to 12 मार्क्स के अराउंड में आ सकते, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। और 10 में से आप 8 to 9 मार्क्स है ना अचीव कर पाओगे, इजी चैप्टर है। ठीक है, अपना एक ही पॉइंट बाकी है, प्रेडिकल रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। प्रेडिकल रिव्यू हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो there should be critical review of audit program to assess whether the same continue adequate for obtaining a requesting knowledge and evidence about the transaction। देखो, अगर आप critical review नहीं कर रहे हो, 5-6 साल से एक ही चीज का, एक ही बेस पे अपने ऑडिट प्रोग्राम पे रिव्यू का ऑडिट कर रहे हो, तो क्या हो सकता है 5 साल में कंपनी चेंज हो चुकी हो, काफी चेंज हो जाती है आज के टाइम पे कंपनी। तो एनी चेंज इन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट मे नॉट बी नोन। कोई अगर क्लाइंट की पॉलिसी चेंज हो गई जिससे हम नोन नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ऑडिट पे इंपैक्ट आएगा। एंड कॉन्सिक्वेंशन ऑडिट वर्क में बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्सोलेट प्रोग्राम, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमने ऑडिट प्रोग्राम किया है वो एक ऑब्सोलेट प्रोग्राम बेसिस पे किया है। फॉर दिस नेग्लिजेंस होल ऑडिट में बी नेग्लिजेंट कंडक्ट, और ये एक नेग्लिजेंस की वजह से पूरा का पूरा ऑडिट ही नेग्लिजेंट कंडक्ट माना जाएगा। और ऑडिटर में है वो फेस लीगल कॉन्सिक्वेंशन, और ऑडिटर को फेस करने पड़ेंगे लीगल कॉन्सिक्वेंशन। इतने वर्ड आने चाहिए, बाकी कोई आए ना आए, आपके एग्जाम में इतने वर्ड तो आने चाहिए। पहली बात, any change in the business policy of the client may not be adequate known, and consequently audit work may be carried out on the basis of an obsolete program. For this negligence, whole audit may be held negligent conduct. Auditor may to face a legal consequences. Audit program can be retained. Audit program को retain and enhance only by keeping the program as also the client operation and internal control under a periodical review। ठीक है, so that the inadequacy or redundancy of the program may be removed। ठीक है, वर्डिंग आप देख लेना क्या बोलते हैं उसको। ऑडिट प्रोग्राम को आप जो रिटेन करते हो वो इनहांस ओनली बाय कीपिंग द प्रोग्राम। आप अगर रिटेन करके उसको सिर्फ प्रोग्राम को इनहांस करोगे उतना ही नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में क्लाइंट के ऑपरेशन और इंटरनल कंट्रोल को भी प्रेडिकल रिव्यू करना पड़ेगा, जिससे जो रिड्यूंडेंसी होगी ना प्रोग्राम की वो रिमूव हो जाएगी। However, a basic feature audit program not only a list task to be carried out but also contain a few relevant instructions like the exit of a checking, the sampling। Many person believe that this bring an element of a digital। ठीक है, इतना रखो, बहुत है, मतलब कि बहुत है, बहुत कुछ लिखा है, अपने काम का नहीं है। एट द लास्ट मोमेंट इतना भी याद रह गया, 3 to 4 मार्क्स आप कवर कर पाओगे ऑडिट प्रेडिकल रिव्यू पूछा तो। ठीक है, और इसी के ही साथ ये पूरा का पूरा लेक्चर हमारा 1 hour 38 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमने पूरा का पूरा मॉड्यूल इसके अंदर देख लिया है। देन कुछ टॉपिक मैंने बोले हाईलाइट किए, उसमें से कुछ टॉपिक आएंगे, बट मैं बोलूंगा ये पूरा चैप्टर 2.5 से 3 घंटा, अभी हमने 1 hour 40 मिनट में कंप्लीट किया है ना। कुछ कुछ पोर्शन मैंने नहीं पढ़ा है, वो आप पढ़ लेना। 2.5 से 3 घंटा आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया ना एक बार का, बहुत अच्छे से, तो ये चैप्टर में से 10 out of 8 7 8 कहीं नहीं गए, 52 + 8 60 की तरफ आप बढ़ जाओगे सीधे सीधे ऑडिट के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।